हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो हिंदी व्याकरण का सबसे बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। अब आप कहेंगे कि भाषा, लिपि और व्याकरण में समझने वाली कौन सी बात है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी भाषा है, जो हम लिख रहे हैं वो लिपि है और जहां से हमें इन सारी चीजों की जानकारी होती है वो व्याकरण है। कुछ हद तक आपकी ये डेफिनेशन सही भी है, लेकिन कुछ हद तक आपको और चीजें जानने की जरूरत होती है इन तीनों चीजों को सही से समझने के लिए। तो ये जो वीडियो है वो क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों के लिए रहेगी, ताकि वो बच्चे जो है आसानी से ये बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर सकें। लेकिन अगर आपको भी इन चीजों के बारे में कुछ हद तक डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। और अगर कोई छोटा बच्चा आपसे इन चीजों के बारे में पूछता है तो आप आसानी से उसे समझा पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वह बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि जो मनुष्य है यानी जो मानव है वो सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहते हैं। और समाज में आप अकेले तो रहते नहीं हैं, आप जो है झुंड में रहते हैं या फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं। और जब आप बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हैं तो अपने कन्वर्सेशन के लिए आपको कुछ चीजें बोलनी पड़ती है और उन चीजों को बोलने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उसे जो है भाषा कहा जाता है। यानी भाषा के द्वारा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है, वो यहाँ पर एक हद तक सही है। तो अब जो है हम भाषा की रियल जो डेफिनेशन है, जहां से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाषा क्या है, उसे जान लेते हैं। तो भाषा की परिभाषा इस तरह से है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जो भाषा है वो एक टूल है। और वो कैसा टूल है? जिसके द्वारा जो हमारे मन में बात चल रही है, जो हम सोच रहे हैं, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं? या तो हम बोलकर पहुंचा सकते हैं, या फिर हम जहां से सुन रहे हैं उसके बाद हम जो है उन विचारों को किसी तीसरे व्यक्ति तक बोल रहे हैं, वो भी भाषा है। और या तो हम लिख कर भी या कहीं से पढ़कर भी जो है अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। यानी भाषा बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ये सारी चीजों से, यानी किसी भी तरह से जिससे आप अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं, वह भाषा कहलाई जाती है। तो ये थी भाषा की परिभाषा यानी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। यानी या तो आप बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, या फिर आपको लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना पड़ता है, वो भी जो है भाषा का एक रूप है। अब हम जो है इन्हें और भी डिटेल में जान लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा के बारे में कि मौखिक भाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अकेला व्यक्ति जो है मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने कोई व्यक्ति होगा तभी आप अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट कर पाएंगे। तो यहाँ पर तभी क्लियर किया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के जो विचार होते हैं, जब उनको बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसको जो है भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, यानी ओरल लैंग्वेज उसे कहते हैं। जैसे अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही है। जैसे टीचर्स जो हैं जब आपको पढ़ाते हैं तो वो कैसे हैं? वो बोलकर पढ़ाते हैं, वो आपको इशारों में नहीं समझाते। जब वो किसी ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो वो जो है भाषा का मौखिक रूप है। अब हम बात करते हैं भाषा का लिखित रूप, यानी लिखित भाषा किसे कहते हैं।
जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब बोलकर आप प्रकट कर रहे हैं तो वो हुई मौखिक भाषा, लेकिन जब लिखकर आप व्यक्त कर रहे हैं तो वो हुई लिखित भाषा। यानी जब कोई व्यक्ति आपसे दूर है, जिसको आप अपने सामने बिठाकर जो है बोलकर उसे अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप जो है उसे किसी लेटर के थ्रू अपनी बात को बोल सकते हैं, यानी उसे समझा सकते हैं। तो वो होगा भाषा का लिखित रूप। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, श्याम विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है। यानी जो श्याम है वो विदेश में है, बहुत दूर है, और वो अपने पिता से जो बात करता है वो कैसे करता है? पत्र के द्वारा करता है। तो पत्र के द्वारा वो लिखकर बताता है, इसलिए वो हुआ भाषा का लिखित रूप। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? बोलते का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। यानी जब आप बोल रहे हो तो कुछ ध्वनियां निकलती है, यानी असार्थक ध्वनि क्यों है? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब आप विदाउट मीनिंग तो कोई वर्ड बोलोगे नहीं, क्योंकि जब किसी वर्ड को आप बोलते हो तो वो किसी ना किसी मीनिंग को बताता है, तो वो हुई सार्थक ध्वनियां। तो जो आप सार्थक ध्वनियां उपयोग करते हो, जब उन ध्वनियों को आप लिखते हो, यानी जो बात आप बोल रहे हो जब आप उसको लिखोगे, राइट करोगे, तो वो जो राइट करते हुए आप चिन्हों का उपयोग करते हो उसे जो है लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा किस तरह से कही जाएगी कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। यानी जो कोई लैंग्वेज है, जब आप उसको राइट करते हो, लिखते हो, तो वो जो है लिपि कहा जाता है। यानी जो भी आप चिन्ह उपयोग करते हो, प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक जो भाषा होती है, जैसे जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। और उसको कैसे लिखते हैं? जैसे हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या है? उसको कहते हैं गुरुमुखी। और उसका जो आपने साइन देखे हैं, जो उसकी वर्णमाला होती है, वो अलग चिन्ह होते हैं। अगर आपने पंजाबी और हिंदी दोनों पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि उसके जो वर्णमाला के शब्द हैं, जो चिन्ह हैं, वो अलग अलग हैं। इसी तरह से हर भाषा को लिखने का जो प्रकार होता है, लिखने की जो विधि होती है, वो अलग अलग होती है। और वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उन भाषाओं की जो लिपि है वो अलग होती है, उनके चिन्ह अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध भाषा एवं उनकी लिपियों के नाम जान लेते हैं। जैसे भाषा जो हिंदी, संस्कृत और मराठी है, उनकी लिपि देवनागरी है। और देवनागरी में चिन्ह कैसे होते हैं? जैसे हम उपयोग कर रहे हैं, है गुरुमुखी, उसके जो चिन्ह है वो अलग होते हैं। उर्दू और फारसी की जो लिपि है वो होती है फारसी, उसकी जो चिन्ह है वो भी अलग होते हैं। अरबी की लिपि है अरबी, बंगला की लिपि है बंगला, रूसी की है रूसी, और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की जो लिपि है वो कही जाती है रोमन। तो इस तरह से जो ये प्रसिद्ध भाषाएं हैं उनकी लिपियां भी जो देखिए अलग अलग है, और इनके जो चिन्ह है वो भी अलग अलग होते हैं। अब जो शुरुआत में हमने कहा था आपको कि जो आपकी डेफिनेशन है भाषा के लिए, कि जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा है, वो हमने कहा था कि वो एक हद तक सही है। क्यों सही है एक हद तक? क्योंकि हम आगे वाला जो हमारा टॉपिक है उससे क्लियर कर देते हैं। अगला टॉपिक है बोली। क्योंकि जो बोली है वो भी बोली जाती है, वो भी हम किसी दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो बोली है वो क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एक हद तक ही आपकी वो डेफिनेशन सही थी कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है, क्योंकि बोलते तो हम बोली भी है। अब आप जब अपने दादा दादी के घर में रहते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो दादा दादी यूज करते हैं लैंग्वेज, वो थोड़ी सी अलग होती है। और जब आप नाना नानी के घर जाते हैं तो वहां पर जो नाना नानी यूज करते हैं लैंग्वेज, वो आपके दादा दादी की लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है। यानी जो अर्थ है वो सेम है, लेकिन उनके लिए प्रयोग किए गए जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं।
और जब आप थोड़े से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मौसा मौसी के घर जाते हैं, बुआ फूफा के घर जाते हैं, मामा मामी के घर जाते हैं, तो वहां पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी हर किसी से अलग होती आती है। तो हम उनसे भाषा नहीं होती आती है, तो हम उनसे भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है बोली कही जाती है, जैसे आप कहते हैं पहाड़ी बोली, गढ़वाली बोली। तो जो बोली होती है वो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, यानी उसका एक दायरा होता है। जैसे दादा दादी के घर वाली जो बोली है वो जो है केवल आपके ही गांव में या उसके आसपास के एक दो गांव में बोली जाती है। जो नाना नानी के घर की बोली है उनका भी वही क्षेत्र सीमित होता है। नाना नानी का जो गांव है उसमें बोली जाती है या उसके आसपास के एक दो गांव में बोली जाती है। उसके अलावा जो है वो बोली कहीं और नहीं समझी जाती, कहीं और नहीं बोली जाती है। तो वो होगी बोली। जो भाषा है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हिंदी भाषा जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है पहला आपका डिफरेंस होता है बोली और भाषा में। दूसरा बड़ा डिफरेंस कौन सा है? जो बोली है उसका लिखित रूप नहीं होता। जो बोली है उसका लिखित रूप नहीं होता क्योंकि उसकी कोई लिपि नहीं होती। भाषा के लिए लिपि होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है आप किसी बोली को भाषा का रूप दे सकते हैं। जैसे जो आपके दादा दादी के घर की बोली है, अगर आप उसको लिखित रूप में लिखना चाहें तो आप जो है उसके लिए जो चिन्ह यूज करेंगे वो किसी लिपि के यूज करेंगे। और कौन सी लिपि के करेंगे? खासकर देवनागरी लिपि के यूज करेंगे या पंजाबी लिपि के यूज करेंगे। तो वो जो है आपकी बोली भाषा नहीं कही जाएगी क्योंकि आप उसके लिए जो लिपि यूज कर रहे हैं वो किसी और भाषा की यूज कर रहे हैं। तो ये दो बड़े जो डिफरेंस है वो आप बता सकते हैं अपनी भाषा और बोली को अलग करने के लिए, कि भाषा का लिखित रूप होता है लेकिन बोली का लिखित रूप नहीं होता क्योंकि उसकी कोई लिपि नहीं होती। और जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है लेकिन भाषा का कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता है, वो बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है। अब जो क्या है और बोली क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है व्याकरण। कि व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी जो भाषा आप यूज कर रहे हैं या लिख रहे हैं उसको सही रूप में किस तरह से लिखना है, सही रूप में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको बोलना है, जो ये सिखाता है वो व्याकरण है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसमें भाषा के संबंध में नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही व्यक्ति भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना जान सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको केवल व्याकरण में सारी चीजों की जानकारी नहीं मिलती कि क्या क्या चीज है। आपको जो व्याकरण है वो सिखाता है कि जो भाषा आप यूज कर रहे हैं उनको किस तरह से नियमों में बांधना है, उनको किस तरह से रूल फॉलो करते हुए आपको बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। ये सारी चीजें व्याकरण सिखाता है। क्योंकि अगर आप जो भाषा यूज कर रहे हैं उसको उल्टा पुल्टा बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो जो किसी को समझ नहीं आ रही है आप उसको भाषा भी नहीं कह पाएंगे। तो भाषा का शुद्ध रूप जो सिखाता है वो व्याकरण है। तो ये हुई व्याकरण की सही डेफिनेशन। अब बात करते हैं व्याकरण के भागों की। 3 भाग हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो वर्ण विचार है उसमें वर्णों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। शब्द विचार में शब्द के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों को बनाने का सही तरीका क्या है। और वाक्य विचार में सही वाक्य क्या है, सही वाक्यों को यूज कैसे किया जाता है, वाक्यों को रूपांतरित कैसे किया जाता है, यानी वाक्य के बारे में जितनी भी जो चीज। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, यानी बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। तो इनके लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनको आपको याद रखना है। अब हम फटाफट से जल्दी से ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जिससे आप भाषा, लिपि और व्याकरण को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सके। तो याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? पहली है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा क्या है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये आपने ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों के द्वारा जो है आप अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं और वो क्या कहला जाता है? भाषा।
दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि भाषा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आसानी से आप इन टॉपिक्स को इजीली याद रख पाएंगे। अब हम इन 3 टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप वहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कितने प्रकार हैं? विस्तार पूर्वक भाषा के कितने प्रकार हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि भाषा के कितने प्रकार हैं तो आप केवल इतना लिखेंगे कि हम भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन अगर विस्तार पूर्वक कहा गया है तो आप जो है इसको डिटेल में लिखेंगे। जैसे मौखिक भाषा किसे कहा जाता है वो भी आप लिखेंगे और लिखित भाषा किसे कहा जाता है वो भी आप लिखेंगे। तो पूरा जो है आप क्वेश्चन इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हम भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे श्याम विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भी आप जो है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ पर आप और भी भाषाओं के उदाहरण दे सकते हैं जो आपको याद हो। जैसे आपको पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। इस तरह से आप बोली को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं? तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसमें भाषा के संबंध में नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही व्यक्ति भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना जान सकता है और इसी को क्या है? व्याकरण कहा जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं ताकि अगर आपसे कहीं पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएं इन 3 टॉपिक्स के बारे में तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। पहला है भाषा कहते हैं, 4 ऑप्शन है, भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को या इन सभी को। तो जो भाषा है वो किसे कहा जाता है? भावों के आदान प्रदान करने के साधन को। यानी जब आप जो मन के विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं दूसरे व्यक्तियों के सामने। वो किसी तरह से भी हो सकता है, बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं या कहीं से पढ़कर कर सकते हैं। केवल अपने मन के जो विचार हैं उनका आदान प्रदान भाषा कहा जाता है। लिखने का ढंग नहीं है। लिखने का ढंग क्या है? लिपि कहला जाता है। भाषण देने की कला नहीं है क्योंकि वो भी जो है भावों के आदान प्रदान में ही आ जाता है। तो जो है भावों के आदान प्रदान में ही आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी क हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि कहते हैं, 4 ऑप्शन है, भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को या लिखित भाषा को। तो जो लिपि है वो क्या था? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। यानी जिसमें जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो हम उच्चारण के लिए ध्वनियां यूज कर रहे हैं, उनका जो चिन्ह होता है लिखने का, उन्हें जो है लिपि कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर होगा। यानी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को डैश कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोलकर भाव या विचार व्यक्त करने वाली भाषा, यानी जहां पर आप बोलकर अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उसको कौन सी भाषा कहेंगे? 4 ऑप्शन है, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, वैदिक भाषा। तो जो बोल पर क्या होगा? मौखिक भाषा, यानी हमारा ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का अर्थ है। लिखित भाषा का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, विचारों का मौखिक रूप, विचारों को बोलकर समझाना। तो लिखित भाषा यानी यहाँ पर लिखकर जो है विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर होगा, यानी विचारों का लिखित रूप लिखित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से जन्मी है? 4 ऑप्शन है, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू या संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से, तो हमारा घ ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है, जिनको स्वीकार किया गया है? ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। 25। तो भारतीय जो संविधान है वहां पर स्वीकार की गई है 22 भाषाएं। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। यानी जो हमारी मौखिक ध्वनियां हैं उनको जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, ध्यान से क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। 4 ऑप्शन है, लिपि, व्याकरण, बोली या भाषा। तो जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। क्षेत्रीय हुआ आपका सीमित रूप यानी छोटा रूप। तो जो भाषा है उसका जो स्थानीय रूप है, उसका जो क्षेत्रीय रूप है, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, लिपि, उपभाषा, बोली या मौखिक भाषा। तो जो क्षेत्रीय रूप है उसे कहा जाता है बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप हुआ बोली, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। 4 ऑप्शन है, लिखित भाषा द्वारा, मौखिक भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा या बोली द्वारा। तो जो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान दे हमें वो क्या है? व्याकरण, यानी हमारा ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र डैश कहलाता है। देखिए क्वेश्चंस आपसे घुमा फिराकर पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है कहाँ से? व्याकरण से। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रिपीट यानी घुमा फिराकर पूछा गया है। जैसे भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र जो सिखाता है इनको, वो कौन है? लिपि, व्याकरण, नियम या लिखित भाषा। नियम होते हैं जिनके द्वारा हम सीखते हैं, लेकिन वो नियम कहां पर है? व्याकरण में। तो जो शास्त्र है वो कहला जाएगा व्याकरण। तो हमारा ख ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक भाषा, लिपि और व्याकरण। और हम आशा करते हैं कि आपका छोटे से छोटा डाउट भी जो है आज क्लियर हो गया होगा और आप अपने दूसरे छोटे भाई बहनों को भी जो है आसानी से इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए और दूसरे टॉपिक्स पर, दूसरे विषयों पर जो है वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम